सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टू चैनल बी एस ट्रैवल क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस का चैप्टर 5 है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में बोले तो लाइफ प्रोसेस। उसका जो 15वां प्रश्न है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स। इससे जो पहले की वीडियो है उसमें मैंने 14 तक कंप्लीट कर दिए हैं, उसे आप जाके चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है ना। 15वां प्रश्न है रक्तदाब किसे कहते हैं, इसका मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो रक्तदाब रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। सामान्य प्रकृति दाब लगभग 120 mm यानी पारा तथा अनुस्थेलियन दाब लगभग 80 mm यानी पारा होता है। यंत्र का नाम देखो, स्पाइक मोमेनोमीटर, इसे रक्तचाप मापी भी कहते हैं, ठीक है। इस नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 16 दोहरा प्रसंचरण किसे कहते हैं। O2 CO2 परिवहन के लिए चित्र बनाइए तथा सजीवों के हृदय के कोष्ठों में बटे होने के लाभ लिखिए। देखो प्रश्न इसका उत्तर है, आंसर है वो देखो दोहरा प्रसंचरण। मछलियों को छोड़कर अन्य कशेरुकी प्राणियों में प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में जाता है, ठीक है ना। एक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में जाता है, इसे दोहरा प्रसंचरण कहते हैं। और इसके लाभ क्या है, देखो हृदय का कोष्ठों में बटे होने का लाभ। पहला इसका लाभ है मोस्ट उन्हें बता देता हूँ। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये जो मोस्ट के जो 2-3 लाभ है वो, ठीक है। सेकंड है इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। एंड इसके आगे हम देखते हैं, और फ्रेंड्स से में ज़्यादा मोस्ट है नहीं। देखो ये देख लेना प्रश्न नंबर इसका जो पॉइंट 3 है, पक्षी और स्तनधारी शरीर के जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4 है वो देखो, जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। पॉइंट 5 है मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2। और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर किलो में भेजा जाता है। देखो हमारे यहाँ फुसफुस में फेफड़ों में भेजा जाता है, ठीक है ना, रुधिर को, और इन मछलियों में किलो में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कई बार, और रिक्त स्थान में भी, जहाँ यह इसके बाद ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। और फ्रेंड्स का डायग्राम ये है, ठीक है, देख रहे हो ना, ये आपकी पाठ्य पुस्तकों में मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 17 प्रश्न है आपका, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन के लिए रेखा चित्र बनाइए। वायु श्वसन देखो, जब ग्लूकोज का विखंडन वायु यानी O2 की उपस्थिति में होता है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये फ्रेंड्स हमें ये जो चीज़ दिखनी है, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, रिक्त स्थान में आ जाए, तो किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब अवायवीय श्वसन, जब ग्लूकोज का विखंडन वायु यानी O2 की उपस्थिति में नहीं होता है या फिर अनुपस्थिति में होता है, समझ लो ना, उपस्थिति नहीं होना और अनुपस्थिति होना एक ही बात है, तो इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रम कोश का द्रव्य में होता है। किसमें होता है, कोश का द्रव्य में, ध्यान रखना है। अब विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का रेखा चित्र, ये अगली पेज पर है, तो हम अगली पेज की तरफ बढ़ते हैं। एंड फ्रेंड्स ये आगे में आता है, ठीक है ना। इसका भी आई थिंक जो रेखा चित्र है वो किताब में है अभी भी, ठीक है ना, तो इसे आप देख लेना। ओके, अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 18 है, 18 उसे देख। ATP का पूर्ण नाम, कभी कभार ये आ जाता है, तो मैंने इसमें जो मोस्ट प्रश्न लिए हैं, ठीक है ना, ये जरूरी ना पूरी किताब रख दी, नहीं ऐसी बात नहीं। ATP का पूरा नाम लिखिए, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। हीमोग्लोबिन यह लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है, जो कि मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 धमनी तथा सिरा में अंतर लिखिए। धमनी और सिरा देखो, इनकी पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है अंतर है, तो धमनी वे रुधिर वाहिकाएँ जो रुधिर को हृदय से शरीर में के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, और सिराएं वे रुधिर वाहिकाएँ हैं जो विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में ले जाती हैं, ठीक है। इनकी भित्ति मोटी तथा लचीली होती है, इनकी भित्ति मोटी तथा लचीली नहीं होती है। इनमें रुधिर दाब अधिक होता है, इनमें रुधिर दाब निम्न यानी कम होता है। इनमें शुद्ध रुधिर बहता है, इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, ठीक है। ए से
कितने 4 अंतर हो गए, ये आएगा तो 4 नंबर का, आप इतना कर देना, आपको पूरे मार्क मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर है 21। तो प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कार्य किस प्रकार किया जाता है? देखो फ्रेंड्स, जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे, तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाव में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरी शरीर में भ्रमण करती रहती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। इस प्रकार हमारा जो रुधिर है बहने से बंद हो जाता है। ठीक है ना, अनावश्यक बहता है। अब प्रश्न नंबर है 22 एंड इस चैप्टर का अंतिम लास्ट है। ठीक है ना, इसे लसिका क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है तक इसका कार्य लिखिए। देख रहे हो, एक प्रश्न है और 3 हो गए को, परिभाषा, इसका निर्माण और कार्य, 3 प्रश्न हो गए को। पहला लिखें लसिका। एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायक होता है, इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। लसिका का दूसरा नाम क्या है? ऊतक तरल। ठीक है ना, ये रिक्त स्थान MCQ में आ जाते हैं, ध्यान रखना। यह रुधिर के प्लेज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका का निर्माण केशिकाओं की, देखो कोशिकाओं से छोटी होती है ना, उन्हें केशिका कहते हैं। देखो, केशिकाओं की भित्तियों उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लेज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। और लसिका का उपयोग इसके क्या कार्य हैं? देखो, पचा हुआ तथा सुदृढ़ द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। ठीक है, और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। कौन ले जाता है? लसिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने किया है कंप्लीट। इसके 6 चैप्टर खत्म हो गए एंड कल से हम नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय 6, ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं कल एंड चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।